जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके जीवन में भी अच्छा चल रहा होगा। और इसी अच्छे चलने की प्रक्रिया में हमारी जो क्लास चल रही थी मूल अधिकार की, उस क्लास में हमने एक हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार है, वो पढ़ लिया था। यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम अपना अगला जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की इस क्लास में सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भारतीय संविधान का हम कौन सा भाग पढ़ रहे थे। हम भाग पढ़ रहे थे भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, जिसमें सबसे पहले हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। और उसके बाद में आर्टिकल 13 में किससे संबंधित प्रोविजन थे? विधि से संबंधित प्रोविजन थे। और फिर आर्टिकल 14 में किससे संबंधित प्रोविजन थे? आर्टिकल 14 में देखो, आर्टिकल 12 में किसकी परिभाषा थी? हमारे यहाँ राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में था विधि से संबंधित प्रोविजन। और आर्टिकल 14 में था विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड था? सामाजिक समता से रिलेटेड, सोशल इक्वलिटी से रिलेटेड। फिर आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता। फिर आर्टिकल 17 क्या था? हमें अस्पृश्यता या छुआछूत की क्या करनी है? समाप्ति करनी है। और फिर आर्टिकल 18 में क्या था? उपाधियों का अंत। देखो आर्टिकल कैसे याद रखोगे? सबसे पहले हमको क्या बताया गया? राज्य। मैंने कहा कि राज्य क्या बनाएगा? विधियां बनाएगा। तो विधियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा? 13। अब ये विधियां कैसी होनी चाहिए? जिसमें विधि के समक्ष समता हो और विधियों का क्या हो? समान संरक्षण हो। फिर संविधान निर्माताओं ने बोला भाई साहब कि विधि के सामने बराबर होने से काम नहीं चलेगा, समाज में भी क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो सोशल इक्वलिटी से रिलेटेड प्रोविजन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 15 में। फिर उसके बाद में कहा चलो समाज में तो सब लोगों को बराबर बना देंगे, लेकिन वर्तमान समय में प्रतिष्ठा का जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो सरकारी पद माना जाता है। तो ऐसे में सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में भी अवसर की क्या दी जाए? बताओ, समता दी जाए। चलो लोक नियोजन में अवसर की समता दे दी और पता चला वहाँ पे क्या चल रहा है? छुआछूत चल रहा है। तो बोला छुआछूत की हम क्या करते हैं? समाप्ति करते हैं। ठीक है, छुआछूत की भी समाप्ति हो गई, लेकिन पता चला कुछ लोगों को क्या दिए जा रहे हैं? टाइटल्स दिए जा रहे हैं या उपाधि दी जा रही है। तो बोला उपाधियों की भी हम समाप्ति की क्या कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं। तो यहाँ तक के आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं। अब आज का जो हमारा अध्ययन का जो फंडामेंटल राइट्स है या जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक उल्लेखित है? स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। अब अगर इस स्वतंत्रता के अधिकार को हम समझे तो पहले तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का जस्ट उल्टा क्या है कि आपके जीवन पर किसी भी प्रकार के क्या नहीं हो? प्रतिबंध नहीं हो। आपके जीवन पर किसी भी प्रकार के क्या नहीं हो? बंधन नहीं हो। तो अगर आपके जीवन में प्रतिबंध या बंधनों का अभाव है तो उसी को हम क्या बोल देंगे? स्वतंत्रता बोल देंगे। लेकिन वास्तव में कौन से बंधनों का अभाव होना चाहिए? तार्किक बंधनों का नहीं, अपितु अतार्किक बंधनों का क्या होना चाहिए? अभाव होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि आपके जीवन पर कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? आपके जीवन पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन कौन से प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे? अतार्किक प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। जैसे मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि हमारे यहाँ है कि आप अपने आराम से गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस आपको जहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगी भी है वहाँ आपको रोकेगी। क्यों रोकेगी? क्योंकि ये जो प्रतिबंध है वो कौन सा प्रतिबंध है? तार्किक प्रतिबंध है। क्योंकि सभी के जीवन पर थोड़ी बहुत स्वतंत्रता पर हम प्रतिबंध लगाएंगे तभी सभी लोगों को क्या मिल पाएगी? स्वतंत्रता मिल पाएगी। सिंपल भाषा में आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपके हाथ में छड़ी है तो आपको ये स्वतंत्रता है कि आप इस छड़ी को आराम से क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं।
लेकिन आप इस छड़ी को वहीं तक घुमाएंगे जहां तक किसी दूसरे की नाक शुरू नहीं होती है। इसका मीनिंग है छड़ी को इतनी दूर नहीं घुमाएंगे कि किसी का नाक और कान ही उड़ा दो। इसका मीनिंग यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करना है ताकि आप दूसरों के जीवन का अधिकार भी छीन लो। तो फिर आपके छड़ी घुमाने के अधिकार पर बताओ कैसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तार्किक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन अतार्किक प्रतिबंध क्या होगा कि भाई साहब कोई छड़ी नहीं घुमाएगा। और सिंपल भाषा में समझो कि जैसे मान लीजिए कि जयपुर शहर के अंदर यह है कि आप 10 बजे या 11 बजे के बाद में डीजे नहीं बजा सकते हैं, तो 10 बजे से पहले पहले आप अपने डीजे के डांस पे आप आराम से एंजॉय कीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 10-11 बजे के बाद भी डीजे बजा रहे हैं, तो आप तो आनंद लेना चाह रहे हैं, आप तो डांस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी नींद लेना चाह रहे हैं। तो आपके डांस करने के चक्कर में पड़ोसी की नींद लेने की स्वतंत्रता का तो हनन नहीं किया जा सकता है। इसका मीनिंग है पूर्णतः डीजे बजाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। बोला गया कि भाई इस सीमा के बाद में आप, इस टाइम लिमिट के बाद में आप डीजे नहीं बजाएंगे। कौन सा प्रतिबंध लगाया गया? तार्किक या अतार्किक? ये प्रतिबंध लगाया गया तार्किक। स्वतंत्रता देने से पहले यह माना जाता है कि अगला वाला व्यक्ति जिसको हम स्वतंत्रता दे रहे हैं वो व्यक्ति बेवकूफ नहीं है, अपितु वो व्यक्ति कैसा है? विवेकशील है। अब अगर वो व्यक्ति विवेकशील है तो वो अपनी जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में अच्छे से जानता है। उसको किसी दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्ति को सिगरेट पीने की स्वतंत्रता है? तो ये स्वतंत्रता देने वाली जो विचारधारा है वो क्या मानेगी कि भाई व्यक्ति विवेकशील है, तो व्यक्ति खुद ये डिसाइड कर लेगा कि उसको सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए इसमें। लेकिन फिर इस सिगरेट पीने की स्वतंत्रता पर आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप पब्लिक स्पेयर में क्या नहीं करेंगे? सिगरेट नहीं पिएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सिगरेट पीने की वजह से दूसरे व्यक्ति को पैसिव स्मोकिंग की वजह से क्या होगा? नुकसान होगा। तो कहने का मीनिंग आप ये याद रखें कि स्वतंत्रता का मीनिंग होता है तार्किक प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। इसका मीनिंग है कौन से प्रतिबंध आपकी स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं? तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसके बाद में स्वतंत्रता का जो व्यापक मीनिंग होता है, व्यापक मीनिंग होता है कि विकल्पों की क्या होनी चाहिए? विद्यमानता होनी चाहिए। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे क्या होने चाहिए? विकल्प होने चाहिए। जैसे कि वर्तमान में सरकार ने दिए हैं विकल्प कि आप चाहे तो आरएस बने, चाहे तो एसआई बने, चाहे तो फर्स्ट ग्रेड बने, ग्रेड 2 बने, है ना, और पटवारी बने, ग्राम विकास अधिकारी बने। ऐसे आपके सामने बहुत सारे क्या है बताओ? विकल्प हैं। और उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करने का क्या है बताओ? अधिकार भी है। कभी अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं तो जैसे ही आप जाते हैं तो आपको मेन्यू दिया जाता है। कुल मिला के उस मेन्यू में क्या लिखा होता है? मेन्यू के अंदर बहुत सारे विकल्पों की क्या रहती है? विद्यमानता रहती है। और फिर जो चाहे आप विकल्प का क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। अगर ये स्वतंत्रता का मीनिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, जिसमें कौन सा अधिकार लिखा हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है। सबसे पहले एक शब्द है, हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 19 का जो नाम है वो है नागरिक स्वतंत्रताएं। अब इसका नाम नागरिक स्वतंत्रताएं क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 19 केवल किनको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी मूल के व्यक्तियों को आर्टिकल 19 प्राप्त नहीं होगा। अब ये नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन आर्टिकल 19 के बहुत सारे क्लोज हैं और आजकल आरपीएससी और यूपीएससी ये क्लोज भी पूछ रही है। आर्टिकल 19 का 1 और इसका स्मॉल ए आर्टिकल है, आर्टिकल 19 और उसका क्लोज 1 और उसका क्लोज है स्मॉल ए। आप याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अगर आर्टिकल ऐसे लिखे हुए हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसका मीनिंग है सामान्यतः ये मानकर चले कि ये आर्टिकल हमारे यहाँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यमान था। अब स्मॉल ए है, इसका मीनिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, लेकिन आर्टिकल 19(1) इसके स्मॉल ए, इसमें क्या लिखा हुआ है? कौन सी स्वतंत्रता लिखी है?
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी है। कौन सी स्वतंत्रता लिखी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम। दो शब्द है यहाँ पे, एक शब्द है वाक और दूसरा शब्द क्या है? अभिव्यक्ति। वाक शब्द का सिंपल तात्पर्य क्या होता है? बोलना। लेकिन भारत में खुरापाती लोगों की कोई कमी नहीं है। एक खुरापाती व्यक्ति पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि भाई साहब आर्टिकल 19 ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ वाक शब्द अर्थात वाक का मतलब है बोलना, लेकिन मेरी तो बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई बात नहीं भाई, ये जो वाक शब्द है, इस वाक शब्द में बोलने के साथ साथ कौन से क्या रहने का भी अधिकार है? बताओ, चुप रहने का अधिकार भी निहित है। और इसीलिए सामान्यतः ये होता है कि हमारे यहाँ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वाक शब्द में चुप रहने का अधिकार भी निहित है, वैसे ही हमारी देश की एक प्रजाति कुछ हो गई, पति प्रजाति। इसलिए सामान्यतः जब पत्नी लगातार बोलती रहती है तो पति चुप रहता है, क्योंकि पति को पता है कि भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर वाक शब्द में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बोलने के साथ साथ कौन सा क्या रहने का भी अधिकार है? बताओ, चुप रहने का अधिकार भी निहित है। तो एक ये बात याद रखें। इसके अलावा वाक शब्द में आप क्या कर सकते हैं? दूसरों के विचारों को भी आपको व्यक्त करने की क्या है? स्वतंत्रता है। मतलब बोलना, बोलने में कई बार हम बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने ऐसा कहा या उसने ऐसा कहा। इसका मीनिंग है आप किसी दूसरे के विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसके अलावा भी जब हमारे यहाँ मीडिया वाले जब बोलते हैं तो मीडिया वाले भी तो यही बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, विपक्ष के नेता ने ये कहा है। इसका मीनिंग है मीडिया वाले भी दूसरों के विचारों को क्या करते हैं? बताओ, व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं आगे बताऊंगा आपको कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर ही हमारी जो मीडिया एवं प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या है? निहित है। इसके अलावा वाक शब्द का तात्पर्य होता है कि आप किसी दूसरे के विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और आप दूसरों के विचारों से क्या हो सकते हैं? असहमत भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मेरे विचारों से सहमत होने और असहमत होना कोई बड़ा मुद्दे वाली बात नहीं है। बड़े मुद्दे वाली बात यह है कि आप देश की सरकार के विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और देश की सरकार के विचारों से क्या हो सकते हैं? असहमत भी हो सकते हैं। किसी पार्टी की विचारधारा से आप सहमत भी हो सकते हैं और किसी पार्टी की विचारधारा से आप क्या हो सकते हैं? असहमत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी पार्टी या किसी सरकार की विचारधारा से असहमत है तो आपको अपनी असहमति प्रकट करने के लिए आप अपने विचार भी क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे में आप सरकार की नीतियों या किसी पार्टी की आलोचनाएं भी कर सकते हैं। ऐसी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, संवैधानिक स्वतंत्रता है। किनको है? स्पेशली नागरिकों को। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है। दूसरा शब्द है कि अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति शब्द का तात्पर्य होता है कि अपने विचारों को लिखकर, चित्र बनाकर, नाटकों के माध्यम से, कार्टून बनाकर या और किसी अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं का प्रयोग करते हुए अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति बोलते हैं। जैसे अभी मैं अपने विचारों को क्या कर रहा हूं? अभिव्यक्त कर रहा हूं। कभी लिख रहे हैं, कभी गोला बना रहे हैं, तो ये क्या है? बताओ, अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का तात्पर्य है लिखकर, चित्र बनाकर अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे कोई राइटर अगर किताब लिखता है, ठीक है, अगर कोई राइटर क्या करता है? किताब लिखता है, तो किताब लिखना राइटर की क्या है? बताओ, अभिव्यक्ति है। ऐसे ही कोई डायरेक्टर क्या बनाता है? मूवी बनाता है। तो मूवी के निर्माण करने की स्वतंत्रता भी कौन से आर्टिकल में है? बताओ, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। ठीक है जी। ये कौन सी स्वतंत्रता पढ़ ली हमने? बताओ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और फिर यही लिखा है कि हमारे यहाँ जो प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता है वो भी कौन से आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 19(1)(a) में ही क्या है? बताओ, निहित है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 19(1)(b). आर्टिकल 19(1)(b) में क्या लिखा है कि बिना हथियारों की शांतिपूर्ण क्या करने की स्वतंत्रता है? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। कुल मिला के आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं।
लेकिन जब आप सम्मेलन करेंगे तो क्या दो कंडीशन है, एक तो आपके द्वारा किया गया सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरी बात यह है कि आपका सम्मेलन कैसे होना चाहिए, बिना हथियारों के। सम्मेलन या असेंबली क्या है, अगर आप चाय की थड़ी पर बैठे रहते हैं तो कुल मिलाकर ये आपका क्या चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है। आप किसी चुनावी रैली में गए हैं तो वो आपका क्या है, सम्मेलन है। आप किसी शादी विवाह के प्रोग्राम में गए हैं तो वो क्या है, सम्मेलन है। और अगर आप क्लास में भी आए हैं तो ये भी क्या है, एक तरह का सम्मेलन है। लेकिन जब भी आप सम्मेलन करेंगे, यानी सामान्यतः में ऐसे बोलता रहता हूं कि जब भी आप क्लास में आए तो क्लास में कैसे आए बताओ, बिना हथियारों के साथ में आए। ऐसा नहीं है कि क्लास में बंदूक लेके आए और टीचर की कनपट्टी पे लगा के बोले भाई साहब अब पढ़ाइए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो सम्मेलन कैसे करेंगे, क्लास में कैसे आएंगे, बिना हथियारों के। और दूसरी बात है, क्लास में आवाज़ नहीं करना है, क्लास में शांति प्रिय ढंग से बैठना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत का संविधान बोल रहा है। तो आप बिना हथियारों के कैसे शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 19(1)(b) में। उसके बाद में अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) में क्या लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। आप किसका निर्माण कर सकते हैं, कोई यूनियन। इसके अलावा संगम मतलब कोई एसोसिएशन। और किसका निर्माण कर सकते हैं, किसी सहकारी समिति के गठन करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तीन चीज़ें लिखी है आर्टिकल 19(1)(c) में कि आप क्या बना सकते हैं, आप कोई यूनियन बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी सहकारी समिति का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन कर सकते हैं। इसमें सहकारी समिति के गठन करने वाली बात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हमने मान लो कि अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो टेलीग्राम चैनल क्या है, हमारा एक यूनियन है, हमारी टीम है। इसी प्रकार से मान लो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, यूनियन या टीम है। इसी प्रकार से देश में कोई पॉलिटिकल पार्टीज का गठन करता है, तो किसी को पॉलिटिकल पार्टीज के गठन करने की स्वतंत्रता कहाँ से मिल रही है, आर्टिकल 19(1)(c) से। इसके अलावा अगर किसी भी समूह के द्वारा हमारे देश में कोई दबाव समूह का गठन किया जा रहा है, प्रेशर ग्रुप का गठन किया जा रहा है, या किसी भी समूह के द्वारा कोई हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप का गठन किया जा रहा है, तो ये सभी स्वतंत्रताएं कौन से आर्टिकल से मिल रही है, आर्टिकल 19(1)(c) से। ठीक है, इसके अलावा भी आपके गांव के अंदर या आपके शहर में छोटी छोटी अपनी गलियों की जो समितियां होती है, जो संगठन बने होते हैं, ये सभी गठन करने की जो फ्रीडम है या स्वतंत्रता है, वो कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 19(1)(c) से। कितनी बातें लिखी हैं, 3 बातें कि आप क्या कर सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, और कोई सहकारी समिति का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, आर्टिकल 19(1)(d). आर्टिकल 19(1)(d) में क्या लिखा है कि नागरिकों को संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी पूरी जो हमारी इंडिया की टेरिटरी है, उस पूरी इंडिया की टेरिटरी में क्या होगा, आबाद रूप में। किस रूप में, आबाद रूप में, यानी बिना किसी बाधा के आपको भ्रमण करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। बिना किसी रोक टोक के आप पूरे भारत में क्या कर सकते हैं, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र का तात्पर्य है हमारे जो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और अगर कोई अर्जी क्षेत्र भी है तो आप वहाँ बिना किसी रोक टोक के क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल हुआ, आर्टिकल 19(1)(d). उसके बाद में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(e). आर्टिकल 19(1)(e) क्या कहता है कि नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में जो सिटीजन हैं, उन सिटीजन को हमारी इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी निवास करने, कौमा कहीं पे भी बस जाने यानी सेटल हो जाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। 2 चीज़ों की स्वतंत्रता है, आपको रेजिडेंस की स्वतंत्रता है और कहीं पे भी सेटल हो जाने की स्वतंत्रता है। निवास करने का तात्पर्य होता है अगर आप कहीं पे भी अल्पकालीन समय के लिए निवास कर रुकते हैं तो वो तो क्या हो गया, निवास।
लेकिन मान लो कहीं पे आपकी जॉब लग गई और अब आपने सोचा यहीं पे मकान बना के यहीं रहना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मीनिंग है आप वहाँ पे क्या हो गए हैं बताओ, बस गए हैं, सेटल हो गए हैं। तो अगर कहीं पे आप दीर्घकालीन अवधि के लिए रुकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बस जाने की स्वतंत्रता, तो ये ई हो गया। उसके बाद में अगला कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(f। आर्टिकल 19(1)(f) में क्या है कि नागरिकों को संपत्ति के क्रय एवं विक्रय करने की क्या थी बताओ, स्वतंत्रता थी। किसकी स्वतंत्रता थी कि सिटीजन क्या कर सकते थे कि चाहे जितनी संपत्ति का क्रय करे और चाहे जितनी संपत्ति को क्या करे, बेचे। ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन मोरारजी भाई देसाई की सरकार, और मोरारजी भाई देसाई की सरकार के समय हमारे यहाँ हुआ 44वां यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जगह कौन सा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट्स है जो व्यक्तियों के साथ साथ नागरिकों यथार्थ दोनों को ही प्राप्त है। उसके बाद में है आर्टिकल 19(1)(g। इसमें क्या लिखा है, नागरिकों को किसी भी प्रकार की वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार एवं उपजीविका, 4 चीजें लिखी है साथियों, चारों का नाम याद रखना है। आर्टिकल 19(1)(g कह रहा है कि सिटीजन्स को किसी भी प्रकार की वृत्ति मतलब प्रोफेशन, किसी भी प्रकार का व्यवसाय और किसी भी प्रकार का व्यापार और किसी भी प्रकार की उपजीविका के अपनाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। पहला तो वृत्ति क्या है, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन का तात्पर्य होता है कि जिसके अंदर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की क्या चाहिए होती है, विशेषज्ञता चाहिए होती है। पहली बात विशेषज्ञता होनी चाहिए और दूसरी बात उसी फील्ड में व्यक्ति की रुचि भी होनी चाहिए। जैसे टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट में विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है और इस फील्ड में आपकी रुचि भी होना आवश्यक है। जैसे डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये क्या है, प्रोफेशन है। तो आप चाहे जो प्रोफेशन अपना सकते हैं। कुल मिला के 3 इडियट मूवी यही तो कहना चाह रही है कि बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म होते ये डिसाइड मत करो कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। उस बच्चे के पास में इस बात की फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की फ्रीडम दे रहा है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, वकील बनेगा, न्यायाधीश बनेगा, क्या बनेगा, ये उसके पास में क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए प्रोफेशन के अपनाने की। दूसरा है व्यवसाय। व्यवसाय का तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी ऐसा आप कार्य, यानी बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जो आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए करें, लाभ कमाने के लिए करें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्या है, व्यापार। व्यापार यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करना, क्रय और विक्रय करना, व्यापार हो गया। और उपजीविका का तात्पर्य क्या है, उपजीविका का तात्पर्य है कि भाई साहब हमारा पेट पापी है और पेट पापी है तो इसको भरने के लिए जो भी आप आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, कानूनी दायरे में रहकर आप जो भी अपनी जीविकापार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं वो किस में हो जाएगा, उपजीविका में। तो कितनी स्वतंत्रता है इसमें, 4 चीजें, 8, एक वृत्ति, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार और उपजीविका को अपनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम पूछ रहा है आर्टिकल 19 वाली, किसमें क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे उसकी चिंता मत कीजिएगा। आर्टिकल 19(1) और इसका 1 का क्लोज बी, फिर 1 का क्लोज सी, फिर 1 का क्लोज डी, फिर 1 का क्लोज ई, और फिर 1 का क्लोज एफ, और फिर 1 का क्लोज जी। देखो उल्टे याद करते हैं ना। पहले है आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर क्या लिखा है, आप किसी भी प्रकार की क्या अपना सकते हैं, वृत्ति, किसी भी प्रकार का क्या अपना सकते हैं, व्यवसाय, किसी भी प्रकार का व्यापार और किसी भी प्रकार की उपजीविका या आजीविका को अपनाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। ऐसे सिंपल याद रखिएगा कि आपको जी लगा के लोग कब बोलेंगे, आपको जी लगा के तब बोलेंगे जब आप क्या कमाएंगे, पैसा वैसा कमाएंगे, तभी तो आपको बोलेंगे ओ जी, ए जी, जो भी है। तो इसका मीनिंग है कि ये जी वाला तो ऐसे याद रख लेना जब आप पैसा कमाओगे, मतलब वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार, उपजीविका। फिर एफ में क्या था, एफ में था संपत्ति का अधिकार।
एफ में था संपत्ति का अधिकार, यानी कि आप संपत्ति का क्या कर सकते थे, क्रय और विक्रय कर सकते थे। लेकिन अब क्रय और विक्रय करने वाला ये जो अधिकार है, एफ से याद रख लेना, अब ये फालतू हो गया है। फालतू इस सेंस में हो गया है कि यहां से इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर कौन सा आर्टिकल है बताओ, आर्टिकल 19(1) ई में क्या लिखा था कि आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं तथा कहीं पे भी बस जाने की आपको क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। तो ऐसे याद रखिएगा कि विदेश नीति में बोला जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक पड़ोसी राष्ट्र उसका एनिमी या दुश्मन होता है। तो आप कहीं पे निवास करेंगे या बस करेंगे तो आपका पड़ोसी बनेगा और पड़ोसी आपका क्या होगा बताओ, एनिमी। तो एनिमी, ई से याद रख लेना, एनिमी कब बनेगा, जब आप कहीं पे निवास करेंगे या बस जाएंगे, ठीक है। फिर डी का मतलब है डॉन, और जो डॉन होगा वो पूरे भारत में क्या करेगा, भ्रमण करेगा। तो पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 19(1) डी के अंदर। और फिर कौन सा आर्टिकल है, 19(1)(c). देखो ए बी सी कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। इसका मीनिंग है इसमें 3 ही चीजें लिखी है। एक तो आपको यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, इसके अलावा आपको किसकी स्वतंत्रता है, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, इसके अलावा आप किसी सहकारी समिति का क्या कर सकते हैं, गठन करने की नागरिकों को क्या है, स्वतंत्रता। बी मतलब बीवी है ना, बीवी कहाँ मिलेगी आपको, सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में, वैवाहिक सम्मेलन में। तो यहाँ पे किसकी स्वतंत्रता है बताओ, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बट सम्मेलन कैसे होना चाहिए, बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण तरीके से। और ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है हमारे यहाँ वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे आपको बता दिया। अब इसको कहानी ऐसे ही भी याद रख लो। देखो सबसे पहले क्या है कि कोई नागरिक है, कोई सिटीजन है, उसको क्या करना है, अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। उसको अगर अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना है तो आप मेरे को बताओ, इस स्वतंत्रता का प्रयोग वो किसी बंद कमरे में करेगा या उसके लिए वो किसी सम्मेलन में जाएगा। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए नागरिक कहाँ जाएगा, किसी सम्मेलन में जाएगा, ठीक है। तो नागरिक कहाँ गया बताओ, सम्मेलन में। अब आप सम्मेलन में जाते हैं और पता चलता है कुछ लोगों से आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, विचार मिल जाते हैं। ऐसे में आप कुछ लोग मिलकर क्या बना सकते हैं, कोई सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, कोई एसोसिएशन का गठन कर सकते हैं, या कोई यूनियन का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि आपने जो यूनियन बनाया, एसोसिएशन बनाया, जो सहकारी समिति बनाई है, उसके विचारों को आपके गांव ढाणी या शहर तक जाना जाए या पूरे भारत में जाना जाए, पूरा भारत जाने। इसके लिए आप क्या करोगे, पूरे भारत में क्या करोगे, भ्रमण करोगे। और पूरे भारत में जब भ्रमण करोगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई स्थान आपको क्या आ जाए, पसंद आ जाए। तो हो सकता है कि उस स्थान पे आप थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, लेकिन कोई स्थान ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो आप पता चला कि वहीं पे क्या करने लग गए बताओ, बस गए। तो ये स्वतंत्रता हो गई। फिर आप कहीं पे भी निवास करेंगे और बसेंगे तो आपको वहाँ पे क्या करने पड़ेगा, संपत्ति को खरीदना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति संपत्ति खरीदेगा तो दूसरा व्यक्ति संपत्ति को क्या करेगा, बेचेगा। तो संपत्ति के क्रय विक्रय वाली बात आ गई। लेकिन अब ये आर्टिकल यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। लेकिन मैं आने याद रखने के लिए है, ठीक है। तो संपत्ति का क्रय विक्रय करोगे तो उसके लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाना पड़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी वृत्ति, व्यवसाय और व्यापार और उपजीविका को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। ऐसे आर्टिकल 19 वाली पूरी स्वतंत्रताएं साथियों आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अभी आर्टिकल 19 पूरा नहीं हुआ है। अब आर्टिकल 19 की जो हमें ये स्वतंत्रताएं मिली है, या हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, जो मूल अधिकार का अध्याय है, ये मूल अधिकार का जो अध्याय है, इसके अंदर हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है, अपितु ये अधिकार कैसे अधिकार है, सापेक्ष अधिकार है। और ये अधिकार सापेक्ष अधिकार होने के तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि इन अधिकारों पर अनेक प्रकार के युक्ति युक्त या तार्किक क्या लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, अपितु मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, मूल अधिकारों की प्रकृति हमारे यहाँ सापेक्ष है। अतः इन मूल अधिकारों पर अनेक प्रकार के युक्ति युक्त या अनेक प्रकार के रीजनेबल या तार्किक क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं।
अब इन अधिकारों पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उन सभी को हम एक साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इधर तो लिखी है हमको जो नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है वो, और इधर लिखा है उन नागरिक स्वतंत्रताओं पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। इधर हमने पढ़ा आर्टिकल 19(1)(a) में क्या लिखी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे हैं। पहला तो है हमारी राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता के आधार पर, राष्ट्र की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बेसिस पर। देखिए, प्रभुत्ता शब्द कहां कहां लिखा है। एक प्रभुत्ता शब्द लिखा है प्रस्तावना में, और प्रभुत्ता शब्द लिखा है मूल अधिकारों में भी, और प्रभुत्ता शब्द लिखा है हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। और आपको यह भी देखना है कि क्या 51 के अंदर प्रभुत्ता शब्द लिखा है या नहीं लिखा है, या आपके ऊपर में होमवर्क दे रहा हूं, यह आपको रिसर्च करना है। ठीक है, तो सॉवरेनिटी, और उसके बाद में क्या है बताओ, इंटीग्रिटी, अखंडता। अब ये राष्ट्र की अखंडता शब्द हमारे यहाँ आर्टिकल 19(2) में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, इसको 16वें संविधान संशोधन 1963 से जोड़ा गया है। याद रखिए, प्रीएम्बल के अंदर अखंडता जो शब्द है, इंटीग्रिटी शब्द है, वो तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3) और आर्टिकल 19(4), यहाँ पे जो अखंडता शब्द है, ये अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कौन से आर्टिकल में, 19(2) में, 19(3) में और 19(4) में। ठीक है जी। तो देखिए, आप अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय ध्यान में रखेंगे कि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, या ऐसी कोई किताब नहीं लिखेंगे, या ऐसी कोई मूवी नहीं बनाएंगे, या मीडिया वाले भी ऐसी कोई न्यूज प्रकाशित नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, जिससे हमारी राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता को क्या पहुंचता हो बताओ, नुकसान पहुंचता हो। इसके अलावा आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसा भी कुछ नहीं बोलेंगे जिससे राज्य की सुरक्षा को क्या उत्पन्न होता हो बताओ, खतरा उत्पन्न होता हो, स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट उत्पन्न होता हो। और अगली बात यह है कि हमारा जो विदेशी राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों में किसी भी राष्ट्र के साथ में मित्रता बढ़ाना बड़ा जटिल है, और ऐसे में आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोले जिससे हमारी किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में जो मित्रतापूर्ण संबंध है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो एक इसके अलावा कुछ ऐसा भी नहीं बोलेंगे जिससे हमारे यहाँ देश का पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर भी क्या होता है बताओ, डिस्टर्ब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे अपराधों का क्या होता है, उद्दीपन होता है। ये 4 नंबर पे आ गया, ये होगी 5वां प्रतिबंध, अपराधों का उद्दीपन है ना। कई बार आप सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे हो सकता है कि हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों के अंदर विद्वेष की भावना बढ़े, और उसके बाद में क्या इमर्ज हो बताओ, अपराधों का उद्दीपन हो, अपराध पैदा हो। तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है। फिर ऐसा भी कुछ नहीं लिखना है जिससे हमारे समाज की सदाचार या नैतिकता या मोरलिटी क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके अलावा ऐसा भी कुछ नहीं बोलना है जिससे क्या हो, मान हानि हो, यानी दूसरे के मान में क्या हो बताओ, हानि हो। इसके अलावा आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समय हमारी न्यायपालिका की क्या नहीं करनी है, अवमानना नहीं करनी है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं करना है। तो देखिए, कुल मिला के इसके अंदर हमें स्वतंत्रता तो मिली भाई साहब वाक एवं अभिव्यक्ति की, लेकिन इस स्वतंत्रता पर आर्टिकल 19(2) में कितने प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं, 8 प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले हमारे राज्य या राष्ट्र की क्या है बताओ, राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में हमारे राज्य है, राज्य की क्या देखनी है, सुरक्षा देखनी है। अब सुरक्षा देखनी है तो दूसरे देश के साथ में भी क्या बनाकर रखनी है बताओ, मित्रता बनाकर रखनी है। इसके अलावा हमारे राज्य में क्या डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो 4 तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किससे होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपराधों का उद्दीपन करते हैं, उससे डिस्टर्ब हो सकता है।
या अगर आप समाज के अंदर कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। या आप किसी दूसरे की मान में क्या करते हैं, हानि करते हैं, तो भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, ये है। और एक कौन है बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की क्या करना, अवमानना करना, ठीक है जी। उसके बाद में कौन सा आर्टिकल है, उसके बाद में आर्टिकल है हमारे यहाँ आर्टिकल 19(1)(b। इसमें हमको पता था शांतिपूर्ण किसकी स्वतंत्रता दी थी, सम्मेलन। लेकिन देखा जाए तो इस सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर इस आर्टिकल में 2 प्रतिबंध लगा दिए गए। पहला प्रतिबंध तो लगाया गया कि भाई साहब आपको सम्मेलन कैसे करना है, बिना हथियारों के करना है। सम्मेलन कैसे करोगे, बिना हथियारों के। और दूसरी बात है आप सम्मेलन कैसे करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरी बात है इन पे जो प्रतिबंध लगे हैं वो किसके आधार पर हैं, 2 प्रतिबंध लगे हैं सम्मेलन में, 2 तो ये हो गए, इसके अलावा ये भी, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 19(3) में, कि एक तो राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता के आधार पर, और एक इसके आधार पर हमारे यहाँ पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, ये लोक व्यवस्था के आधार पर भी आपकी स्वतंत्रता पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। फिर कौन सा आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) में वही 3 चीजें बताई मैंने आपको, कोई संघ, संगम और सहकारी समिति के गठन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर ऐसा कोई संगठन या यूनियन आप नहीं बनाएंगे जिससे हमारी राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होता हो, जिसे लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता हो, और सोसाइटी की मॉरलिटी को क्या उत्पन्न होता हो, खतरा उत्पन्न होता हो। फिर देखो आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e), यानी भारत में भ्रमण करने वाली जो स्वतंत्रता है और कहीं पे भी निवास और बस जाने वाली स्वतंत्रता है, इस पे जो प्रतिबंध है वो कॉमन आर्टिकल में लगे हुए हैं। कौन से में, आर्टिकल 19(5) में। एक तो 2 प्रतिबंध है, एक तो आपके कहीं भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता को साधारण जनता के हितों के आधार पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, और एक अनुसूचित जनजाति के हितों के आधार पर भी आपकी स्वतंत्रता पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे भाई कोविड-19 के समय में लोगों के भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया, क्यों, क्योंकि इससे साधारण जनता के हित क्या हो रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो रहा था, प्रभावित हो रहा था, है ना, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर। दूसरा है कि हमारे यहाँ जैसे पूर्वोत्तर राज्य के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आपके जाने से हो सकता है कि वहाँ पे रहने वाली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके हित क्या हो बताओ, प्रभावित हो। तो इसका मीनिंग है वहाँ पे हमारी भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध जो लगा है वो किसके आधार पर लगा है, अनुसूचित जनजाति के हितों के आधार पर। उसके बाद में अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 19(1)(g). आर्टिकल 19(1)(g) में मैंने कहा 4 बातें लिखी थी, आप किसी भी प्रकार का वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय और उपजीविका के अपनाने की स्वतंत्रता है। इस पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो कौन से आर्टिकल में लगे हुए हैं, आर्टिकल 19(6) में। और ये जो प्रतिबंध है वो किसके आधार पर लगे हुए हैं, पहला जो एक प्रतिबंध है वो लगा हुआ है साधारण जनता के हितों के आधार पर। वही है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो नकली शराब का क्या करूंगा, व्यवसाय करूंगा, व्यापार करूंगा, तो ऐसा करने से साधारण जनता के हित क्या होंगे बताओ, प्रभावित होंगे, तो ऐसे व्यापार को रोका जाएगा। इसी प्रकार से मान लो कोई अफीम डोडे जैसा व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, तो सरकार ऐसे व्यापार और व्यवसाय को रोकती है क्योंकि इससे साधारण जनता के हित क्या होते हैं बताओ, प्रभावित होते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ वृत्ति अपनाने में आपके पास में कुछ तकनीकी योग्यताएं चाहिए। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में आना है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, डॉक्टर बनना है तो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, वकील बनना है तो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो तकनीकी योग्यताओं के आधार पर भी आपकी जो वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय और उपजीविका की स्वतंत्रता उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद में राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र, यानी ऐसा जो क्षेत्र जो राज्य के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र में काम करने पर भी आपकी वृत्ति की स्वतंत्रता या व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे ये है कि हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, वो परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र पूर्णतः राज्य के क्या है बताओ, स्वामित्व में है, भारत सरकार के स्वामित्व में है। और ऐसे में कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार और व्यवसाय करना है, कि नहीं भाई, वो किसके स्वामित्व वाला क्षेत्र है, राज्य के स्वामित्व वाला क्षेत्र है।
पहले हमारे यहाँ रेलवे और अंतरिक्ष भी पूर्णतः राज्य के स्वामित्व वाला क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारा जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 कंप्लीट हुआ। और आर्टिकल 19 में मैंने आपको पहले तो जो स्वतंत्रताएं थी वो बताई थी, फिर स्वतंत्रताओं को याद रखने का तरीका भी बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि इन स्वतंत्रताओं पर कौन कौन से प्रतिबंध लगे हैं। साथियों मैं बता दूं, ये सभी याद करना है। आज कल के एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 19 के बाद में आर्टिकल जो 20 है वो किससे संबंधित है। आर्टिकल 20 में लिखा है कि अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के अधिकारों की क्या करना, बताओ, सुरक्षा। या उनको भी क्या दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन दे रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा कितनी महान है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो अपराधियों को भी क्या दी जा रही है, बताओ, सुरक्षा दी जा रही है। यानी अपराधियों पर भी आप विधि का जो प्रयोग करेंगे वो मनमाने ढंग से नहीं करेंगे, उन पे भी जो विधि या कानून का प्रयोग करेंगे आप वो संविधान के दायरे में रहकर उन कानूनों का क्या करेंगे, बताओ, प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, या उनके अधिकारों की सुरक्षा या प्रोटेक्शन दिया गया है। अपराध क्या होता है, अपराध का तात्पर्य है किसी भी विधि का क्या करना, बताओ, उल्लंघन करना। भाई कोई भी कानून है, उस कानून का अगर आपने क्या कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है, इसका मीनिंग आपने क्या किया है, अपराध किया है। और इस आर्टिकल 20 में 3 क्लोज हैं, क्लोज 1, 2, 3। जैसे आर्टिकल 20 का क्लोज 1 क्या कहता है कि आपको कार्योत्तर विधि से क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा कि कार्य धन उत्तर है। इसका मीनिंग है कार्य करने के बाद में बनने वाली जो विधि है उस विधि से आपको क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपेक्टो लॉ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि किसी अपराधी को तत्कालीन विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही दंडित एवं क्या किया जाएगा, अभियोजित, दंडित एवं अभियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 2 बातें देखनी है। देखिए, अगर आपने अपराध किया है, मान लीजिए आज के दिन में किसी व्यक्ति ने पेन की चोरी की है, और मान लीजिए आज की डेट में यह लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर इस पेन की चोरी करता है तो उसको 1 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, लेकिन कल की डेट में नया कानून बन गया, और कल की डेट में नया कानून बना कि कोई व्यक्ति इस पेन की चोरी करेगा तो उसको 2 वर्ष की सजा होगी। लेकिन मान लो परसों की डेट में उस व्यक्ति को क्या हुई, सजा हुई, तो बताओ उस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा होगी या 2 वर्ष की सजा? उस व्यक्ति को होगी 1 वर्ष की सजा। क्यों? क्योंकि जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया मतलब विधि का उल्लंघन किया, उस समय विधि में जो प्रोविजन लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उस पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, यानी अभियोजित किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा, दंडित या उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए आज की डेट में हमारा इस देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं बना हुआ है कि पेन की चोरी करना कोई अपराध है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति पेन की चोरी करेगा तो उसे अपराध माना जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि अपराध क्या है, किसी विधि का उल्लंघन करना। तो लेकिन अगर मान लीजिए विधि बनी नहीं है तो उसे अपराध माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है कि कार्य करने के बाद में जो विधि बनेगी उससे आपको संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी अपराधी को या किसी भी व्यक्ति को तत्कालीन विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही दंडित एवं अभियोजित किया जाएगा, अदरवाइज नॉट, अन्यथा नहीं। अब यहां पे देखिए, हमारे यहां विधियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। कैसी कैसी विधियां हो सकती है? एक विधि है हमारे यहां सिविल विधियां, और विधियां कौन सी होती है, आपराधिक विधियां।
देखो सिविल विधि कौन सी होती है? जो विवाद से संबंधित है, जो तलाक से संबंधित है, जो संपत्ति के मामले से संबंधित है, ठीक है, ये सभी कौन सी विधियां हैं? सिविल विधियां हैं। जो वेतन भत्ते से रिलेटेड है, जो टैक्स से रिलेटेड है, जो विवाद से रिलेटेड है, जो संपत्ति से रिलेटेड है, जो उत्तराधिकार से रिलेटेड है, ये सब कौन सी विधियां हैं? सिविल विधियां। दूसरी है आपराधिक विधियां। आपराधिक विधियां क्या होती है? ऐसी विधियां जो किससे संबंधित है? चोरी से संबंधित है, डकैती से संबंधित है, हत्या से संबंधित है, मारपीट से संबंधित है। ये संबंधित कौन सी विधियां होती हैं? आपराधिक विधियां। इसके साथ में इन विधियों के लागू करने के प्रभाव के आधार पर, यानी कि कौन सी डेट से ये विधियां लागू होगी, इनके आधार पर दो प्रकार की विधियां हम और पढ़ते हैं। एक विधि होती है जिसको हम बोलेंगे भविष्य लक्षी विधि, और एक विधि है जिसको हम बोलेंगे भूतलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि और एक को हम बोलेंगे भविष्य लक्षी विधि। ठीक है, देखिए भूतलक्षी विधि क्या होती है? भूतलक्षी विधि का तात्पर्य है कि ऐसी विधि जो भूत से भी लागू की जा सकती है। भूत से लागू की जा सकती है, इसका मीनिंग है कौन सी डेट से लागू की जा सकती है? पीछे की डेट से लागू की जा सकती है। मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ 6 तारीख है और कोई विधि ऐसी है जो मान लीजिए कि 6 तारीख की बजाय 1 तारीख से, यानी पिछली 1 तारीख से लागू की जा सके, तो वो तो कौन सी विधि होगी? भूतलक्षी विधि। तो भूतलक्षी विधि का तात्पर्य ऐसी विधि जो पीछे की डेट से लागू हो सकती है, वो भूतलक्षी विधि। और भविष्यलक्षी विधि कौन सी है? कि जो भाई साहब पीछे की डेट से लागू नहीं होगी। आज कानून बना है तो कल से लागू कर दो, आज से लागू कर दो, परसों से लागू कर दो, लेकिन पीछे वाली डेट से लागू नहीं होगी। कौन सी विधियां? भविष्यलक्षी विधियां। अब समझिएगा कि आर्टिकल 20 के अंदर कौन सी विधियों की बात हो रही है। आर्टिकल 20 में बोला गया कि तत्कालीन विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही आपको दंडित किया जाएगा, दंडित या अभियोजित किया जाएगा। बाद में बनने वाली विधियों से आपको अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? कि जो आपराधिक विधियां हैं, उन आपराधिक विधियों को पीछे की डेट से क्या नहीं किया जा सकता है? लागू नहीं किया जा सकता है। आपराधिक विधियों को हमेशा कौन सी डेट से लागू किया जाएगा? आगे की डेट से ही लागू किया जाएगा। अगर पीछे की डेट से लागू करते तो क्या होता? कि मैंने कहा आज अगर पेन की चोरी की तो कितने वर्ष की सजा थी? 1 वर्ष। और कल कानून बनाया और सजा कितनी कर दी गई? 2 वर्ष। लेकिन अगर यही विधि अगर पीछे की डेट से लागू कर देते तो क्या बोलता? आज से 2 दिन पहले से हम इस कानून को लागू कर रहे हैं। तब बताओ उस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा होती या 2 वर्ष की? तब उसको 2 वर्ष की सजा हो सकती थी। लेकिन चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपराधिक विधियां पीछे की डेट से लागू नहीं होती है। आपराधिक विधियां हमेशा कौन सी डेट से लागू होगी? आगे की डेट से लागू होगी। इसका मीनिंग है आपराधिक विधियां केवल कौन सी विधियां होगी? आपराधिक विधि केवल भविष्य लक्षी विधि होगी, ये भूतलक्षी विधि नहीं होगी। एक बात ये याद रखें। लेकिन जो सिविल विधियां हैं, पेमेंट बढ़ाने वाला मुद्दा है, टैक्स वाला मुद्दा है। कई बार हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के पिछले वर्ष से पेमेंट बढ़ा के मिल जाते हैं, और कई बार सरकार ये बोलती है कि ये टैक्स का जो मुद्दा है वो पिछले 2 वर्षों से हम आपसे टैक्स वसूलेंगे। तो टैक्स का कानून, वेतन का कानून, ये पीछे की डेट से लागू हो सकता है। इसलिए सिविल विधियां क्या हो सकती है? सिविल विधियां भूतलक्षी विधि भी हो सकती है, और कौन सी विधि हो सकती है? भविष्यलक्षी विधि भी हो सकती है। तो इसका मीनिंग है कि आर्टिकल 20 में स्पेशली कौन सी विधियों की बात की जा रही है? आपराधिक विधियों की बात की जा रही है। और क्योंकि आपराधिक विधियां केवल कौन सी विधियां होगी? भविष्यलक्षी विधि होगी। कौन सी विधि नहीं होगी? भूतलक्षी विधि नहीं होगी। ठीक है, यही इस नोट में लिखा है कि यह प्रावधान केवल आपराधिक विधियों पर लागू होगा, क्योंकि आपराधिक विधियां केवल क्या हो सकती है? भविष्यलक्षी विधियां हो सकती है। सिविल विधियां क्या हो सकती है? भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों हो सकती है। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 20 का क्लोज टू। ये क्लोज टू क्या कह रहा है? कि दोहरे जोखिम से आपको क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। दोहरे जोखिम से सुरक्षा मतलब आपको एक अपराध के लिए 2 बार जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार जोखिम उठाना है? 1 बार जोखिम उठाना है। एक अपराध, एक व्यक्ति, एक विधि का उल्लंघन
तो उस व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जाएगा और एक बार ही भी अभियोजित किया जाएगा। एक अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार अभियोजित नहीं किया जाएगा और 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही अभियोजित किया जाएगा और एक बार ही दंडित किया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को दोहरे जोखिम से क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ठीक है, अगला क्या है, आर्टिकल 20(3) की अगर हम बात करें तो उसमें क्या लिखा है, आत्म अभिशंसन से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। आत्म अभिशंसन से सुरक्षा का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए यह होता है कि अगर आपने पुलिस के अंदर के पास कोई स्टेटमेंट दिया है, वो कोर्ट में क्या नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अगर आप पुलिस के सामने कुछ अलग स्टेटमेंट देते हैं और कोर्ट के सामने अलग स्टेटमेंट देते हैं, तो वो स्टेटमेंट स्वीकार होगा जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और कोर्ट भी और पुलिस एजेंसियां भी आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं कर सकती है, बताओ, बाध्य नहीं कर सकती है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। देखो आर्टिकल 20 में कितने क्लॉज है, आर्टिकल 20 कुल मिला के किसके अधिकारों की सुरक्षा बात कर रहा है, कि जो अपराध में दोषी पाए गए हैं उन व्यक्तियों को सुरक्षा की बात कर रहा है। कुल मिला के इसके अंदर कितने क्लोज बने हुए हैं, 3 क्लोज। पहले क्लोज में ये कहा गया है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका मीनिंग है कार्य करने के बाद में जो विधि बनी है उससे आपको क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को तत्कालीन विधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही अभियोजित एवं दंडित किया जाएगा। अपराध करने के बाद में बनने वाली विधि से उस व्यक्ति को क्या मिलेगी, बताओ, सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये स्पेशली आपराधिक विधियों की बात कर रहा है, क्योंकि आपराधिक विधियां पीछे की डेट से लागू नहीं हो सकती है। आपराधिक विधियां हमेशा आगे की डेट से ही लागू होती है। इसलिए आपराधिक विधियां मैंने आपको बताई कौन सी विधियां होगी, बहुशलक्षी विधि होगी, जबकि जो सिविल विधियां हैं वो भूतलक्षी विधियां भी हो सकती है और बहुशलक्षी विधि भी हो सकती है। आर्टिकल 20(2) के क्लोज 2 में क्या लिखा है कि इसमें लिखा है दोहरे जोखिम से सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ठीक है, या सुरक्षा या क्या करना, बताओ, संरक्षण। ठीक है, इसका मीनिंग है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही अभियोजित किया जाएगा और एक बार ही दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपराध के लिए बार बार उसको अभियोजित और दंडित किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। फिर कौन सा आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 20 का क्लोज 3। इसमें लिखा है कि आपको आत्म अभिशंसन से क्या मिलेगी, बताओ, सुरक्षा मिलेगी। इसका सिंपल मीनिंग है कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है साथियों, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। अगली क्लास में मिलते हैं, हम आर्टिकल 21 से प्रारंभ करेंगे और आर्टिकल 21 स्पेशली जान है तो जहान है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।